बोरिस स्पासकी और बॉबी फिशर, मई 1972। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ चेस का दिन था। बोरिस स्पासकी वेट कर रहा था अपने राइवल बॉबी फिशर का। ये दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे चेस के मामले में। बोरिस स्पासकी थोड़ा ज़्यादा बेटर था क्योंकि बॉबी फिशर बहुत बार बोरिस स्पासकी से हार चुका था और ये मैच आइसलैंड में हो रहा था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और स्पासकी पहुंच चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉबी फिशर अभी तक बाहर नहीं आया था। उसके ना आने की वजह से बोरिस स्पासकी धीरे धीरे इनपेशेंट हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को मैं ही जीतूंगा, तो वो कैसे ना कैसे करके पेशेंस के साथ बैठा हुआ था। लेकिन जितना टाइम निकलता गया बॉबी फिशर नहीं आया। फिशर के ना आने के कारण अब गड़बड़ होने लगी थी मैच में और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्वेश्चन उठाने लग गई थी। तो जैसे तैसे करके बॉबी फिशर को बुलाया गया। सारा ऑर्गेनाइजेशन और सारी ऑडियंस इसी चक्कर के कारण बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि हम कब से बैठे हैं, ये मैच कब शुरू होगा, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप इज़न्ट अ स्मॉल थिंग। लेकिन जैसे तैसे करके बॉबी फिशर आया और आने के बाद भी वो नखरे करता रहा कि मुझे जो पेमेंट है मैच की जीतने के बाद उससे आपत्ति है, ये पेमेंट कम है और जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ ये अच्छी नहीं है और जिस हॉल में मैं बैठा हूँ ये हॉल मुझे पसंद नहीं है, ये ऑडियंस इतना शोर क्यों कर रही है और ये कैमरामैन्स मेरे आसपास क्यों दौड़ रहे हैं। मतलब अननेसेसरीली वो सामने वाले को इनपेशेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, सभी को, नॉट ओनली स्पासकी, सभी को। लेकिन फिर जैसे तैसे करके शुरू हुआ मैच और मैच शुरू होते ही बोरिस स्पासकी, जो कि उस टाइम का ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, बोरिस स्पासकी एक ऐसा इंसान था जो चेस के मामले में आपके अगले 1, 2, 3 मूव्स नहीं, वो आगे आने वाले लगभग 70 मूव्स को पहले प्रेडिक्ट कर लेता था। अब आप सोच सकते हो कि बोरिस स्पासकी कैसा एक चेस प्लेयर था, लेकिन स्टिल वो इस मैच में लगातार 8 बार बॉबी फिशर से हारा और इस हार के बाद उसने सितंबर 2 को रिज़ाइन कर दिया और अपनी सारी ज़िंदगी इस हार को रिकवर करने में लगा दी। वो सोच ही नहीं पाया कि मैं एक ऐसे खिलाड़ी से जिसका पैटर्न मुझे पता है पिछले काफ़ी महीनों से, इवन सालों से, वो उससे मैं कैसे हार सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि बॉबी फिशर है जो और स्पासकी है, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन स्पासकी हमेशा जीतता था जितने भी मैचेस हुए हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि स्पासकी को लगा कि मैं जीतता हूँ, जिस पैटर्न के साथ बॉबी फिशर खेलता है वो पैटर्न मुझे समझ आ गया है, तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट चेंजेस कहाँ पर आए? चेंजेस यहाँ पर आए क्योंकि फिशर, सबसे पहले तो फिशर का काम था लेट आने का, जो कि उसके प्लान का पार्ट था। अब प्लान का पार्ट होने के कारण सभी इम्पेशेंट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर स्पासकी भी। वो सामने दिखा रहा था कि मैं बहुत काम हूँ, लेकिन बीच बीच में वो भी इम्पेशेंट हो रहा था, तो उसका दिमाग हल्का सा गर्म हो गया था जब खेलते वक्त। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो बॉबी फिशर था वो इस बार अपने पैटर्न्स को चेंज करके आया था। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेटर प्लेयर था क्योंकि उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम पर करनी थी, इसलिए वो पहले के जो मैचेस थे वो हारता आ रहा था स्पासकी से। आपने वो कोट सुना होगा कि ऑफ कोर्स वी लूज द बैटल बट वी वॉन द वॉर। तो वही बात है यहाँ पर, उसने बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स स्पासकी से हारे थे ताकि वो एक बड़ा युद्ध जीत सके। अब की पॉइंट देखते हैं। एनिमल बिहेव इज सेट पैटर्न, यानी कि जो एनिमल्स का बिहेव है वो एक पैटर्न है, सेट है। इसके जिसी कारण एनिमल्स बहुत जल्दी हंट हो सकते हैं, मारे जा सकते हैं। यानी कि हमें शेर का पता है कि वो एग्रेसिव है, जंगली कुत्तों का पता है वो एग्रेसिव है, लेकिन इंसानों के पास एक पावर है, वो अपना कॉन्शियसली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पावर है इंसानों के पास, लेकिन लोगों को इसके बारे में रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड, अ पर्सन ऑफ पावर इंस्टिल अ काइंड ऑफ फियर बाय डेलिबरेटली अनसेटिंग दोज अराउंड हिम टू कीप द इनिशिएटिव ऑन हिज साइड। यू समटाइम नीड टू स्ट्राइक विदाउट वार्निंग। देखो, समटाइम ऐसा होता है कि जैसे पॉलिटिशियन करते हैं कि कई बार लोगों को बिना उन्हें इन्फॉर्म करे ऐसे असमंजस्य में डालना जरूरी है जिससे कि उनको हमारे ऊपर भरोसा हो जाए और वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। एक मूवी है जिसमें कि एक विलन एक कोटेशन बोलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेट होती है इस चैप्टर में, और वो कोटेशन ये है कि आज अगर मैं ऐलान कर दूं कि इस बिल्डिंग में, इस मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो सब लोग उसके लिए प्रिपेयर होंगे, सब लोग भाग जाएंगे बाहर। ठीक है, लेकिन
क्या हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट पहले बोलूं कि इस हॉल में, इस मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो क्या होगा? लोग एक दूसरे को मार कर बाहर निकलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इंसानों को अनप्रेडिक्टेबिलिटी हजम ही नहीं होती, उनको चाहिए प्रेडिक्शन कि आगे क्या होने वाला है, हमें इसका पता हो। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपना जो करना चाहते हैं, अपने जो करियर में स्टेप्स लेना चाहते हैं, वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको प्रेडिक्शन नहीं है ना, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है कि सामने वाला, हम फेल भी हो सकते हैं सामने वाले करियर में और नहीं भी। दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड द थिंग इज अनप्रडिक्टेबिलिटी कैन वर्क अगेंस्ट यू समटाइम। अब ये भी ज़रूरी है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी तो है ही सारे लॉज। अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़रूरी भी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करते हो तो ये आपके लिए, आपके अगेंस्ट भी काम कर सकती है। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पर भरोसा है वो आपको तभी काम मिलेगा। तो ऐसे इंसानों के लिए आपकी अनप्रडिक्टेबिलिटी आपके लिए खतरा बन सकती है। सो दिस वॉज द चैप्टर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर मैंने आपको छोटी सी तरह बताया है, और इसका रीज़न ये है कि आई डोंट फील लाइक इट कि बिकॉज to be honest, I think I'm near quitting because I just wanna quit. There are a lot of reasons why I quit the channel, लेकिन the main reason is the effort I'm putting into these videos is much more than I'm receiving the result. So the thing is कि I've seen a lot of people who are making worse videos, not just saying, actually making the worst videos on any book or something else, but still they are getting 10,000 subscriber. I don't know how they got this huge amount of subscriber, how they got a huge amount of views, but putting literally good efforts and still no response from the consumer side is making me like I should have to focus on other things rather than this. Maybe this is not for me, this career is not for me, something else would be.